नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना है। सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है। इस समय चीन के साथ काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है और सीमाओं पर तो और भी ज़्यादा। और जो चीनी सैनिक कुछ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर चेतावनी के लिए गोलीबारी करनी पड़ी हमारी सेना को। यहाँ तक स्थिति है। और वो पैंगोंग में जो घटना हुई थी हाथापाई वाली, उसमें हमारे 20 जवान तो शहीद हुए थे और सैकड़ों के ऊपर चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसको छुपाने की कोशिश वहाँ का ग्लोबल टाइम्स मीडिया आदि ने किया। भारत के भी जो गद्दार थे, जीएनपीसी के, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस के, ये और उसके आसपास कम्युनिस्टों के और आसपास बस यही बोलते रहे कि हमारे 20 जवान शहीद हुए। वो कभी भी हमारी फौज की पराक्रम को पराक्रम की सराहना में एक शब्द नहीं कहा कि हमारी फौज ने 20 की कुर्बानी दे करके 100 से ऊपर चीनी सैनिकों को मारा है। तो फौज का पराक्रम, शौर्य इसी में होता है कि हम कुर्बानी भी देते हैं और उसके चौगुने, पचगुने, छगुने सैनिक जो है दुश्मन के मारते हैं। ये है पराक्रम। तो पराक्रम की बात नहीं कर रहे थे ये देश के गद्दार, खास करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी का ये गद्दार राहुल जैसे लोग। बस 20 मर गए, 20 मर गए, 20 मर गए। और ये वही गद्दार किस्म के टीवी चैनल एनडीटीवी वाले जो है, एनडीटीवी आज तक वाले और जो है न्यूज़ 24 इत्यादि वाले। तो और इसके बाद जो है फिर वो 29-30 की रात को जो है वो जो कब्जा करने आए थे, यानी दक्षिणी, यानी जो हिस्सा है इसका पैंगोंग झील का, ये पैंगोंग सो कहते हैं उसमें, तो मैंने वहाँ की जो बात जो तिब्बती भाषा में, तो वो कब्जा करने आए थे चोरी धोखाबाजी। तो चरित्र है उसका चीन का और चीनी सैनिक पीएलए का। तो वहाँ तो हमारे जवानों ने उनको भी भगा करके ब्लैक टॉप पर, हेलमेट टॉप पर और भी बाद में और भी आईटीबीपी के द्वारा और भी जो है और जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं उन पर कब्जा कर लिया। और तारीख 7 को तो फिर वो चोरी से आए थे टो लेने या कुछ इसी टाइप के,
तो उनको चेतावनी के लिए वो फायरिंग करनी पड़ी और फायरिंग से डर करके फिर वो भागे। तो इस प्रकार हमारी फौज के पराक्रम से हमेशा वो शिकस्त हो रही है। देखिए, अब इस पूरे प्रकरण में जिस ये मीडिया, बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक दल जिस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, बराबर बोलते हैं ये 62 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, 62 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। इसके पीछे की साजिश को जरा समझने की कोशिश करिए। हमारा भारत तो वही है, हमारा भारत हमेशा से पराक्रमी रहा है। यहाँ पर प्रतिभा की कोई कमी कभी कोई कमी नहीं रही है। हमारे देश के दुश्मनों ने हमारे देश की प्रतिभा को तबाह किया है। जब तक जेएनपीसी शासन में रही, आरक्षण के द्वारा हमारे देश के युवाओं की प्रतिभा को तबाह किया है। जब तक शासन में रही जेएनपीसी, तब तक जो है पक्षपातवाद, पैसे के बल पर जिसको बोलते हैं वो निपोटिज्म, पैसे के बल पर जो है वो किसी को माने किसी को पोस्ट देना, किसी को पद देना, किसी को नौकरी देना पैसे के बल पर, और फर्जी जो है वो तमाम संस्थाएं खोलना। तो ये हमारे देश की प्रतिभा को माने वो संस्थागत ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से तबाह करने का एक षड्यंत्र है। हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इस तरह की जो उदाहरण बताया जा रहा है, आरक्षण जो है हमारे देश की प्रतिभा को तबाह करने का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक वो अभिशाप है और हथियार है। तो हमारे देश की प्रतिभा को तबाह किया है इस जेएनपीसी ने 70, और अभी भी मोदी काल में भी, मोदी के समय में भी वही आरक्षण देश की प्रतिभा को तबाह करने वाला। तो हमारे देश के लोगों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उनके परिश्रम में भी कोई कमी नहीं है, और भी कई खूबियाँ हैं। लेकिन देश के दुश्मनों द्वारा ऐसा वातावरण ऐसा दिया जाता है कि उनकी सारी काबिलियत जो है वो कुंद हो जाती है, स्ट्रेंगुलेट हो जाती है। तो अब आ जाइए, जब ये गद्दार नेहरू, गद्दार क्यों है कि वो नेहरू जो था वह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था, और अपने मुल्क भारत का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार था। तमाम ऐसे उदाहरण बताए भी गए हैं और आगे भी बताए जाएंगे। अच्छा, एक बात बीच में थोड़ा सा इसको रोक करके हम कहना चाहते हैं, भारतीय आम ताकत दल सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप लोगों के बीच में वो आने वाला है, और आप कहते हो कि ये बात तो हम जो है मैंने कई दिन से कर रहे हैं, कई महीने से कर रहे हैं। बात सही है। थोड़ा सा मेरी उम्र को देखते हुए कोरोना का भी एक निर्देश है सरकार का, नंबर 1, और थोड़ा आधारभूत सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं, नंबर 2, और जो वातावरण है जिसमें कि इस देश में समाज विरोधी और देश विरोधी जो राजनीतिक संगठन है वो पूरा साधन संपन्न है। इस देश के साधनों को लूट करके, और भारतीय आम ताकत दल जैसे जो संगठन अभी हाल में पैदा हुआ है, अभी हाल में उसका पंजीकरण हुआ है, उसके लिए संसाधन जुटाना जो है, जो मानसिकता है जो है अपने भारतीय समाज की, उसके चलते यह भी एक बहुत कठिन कार्य है। तो वो उसको भी जुटाया जा रहा है, वो भी एक संघर्ष है।
तो ये जो झूठ फैला रहे होंगे, भ्रम फैला रहे होंगे कि हम ये भारतीय जनता दल सिर्फ यूट्यूब तक ही सिमट जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप लोगों के बीच में आएगा और ढंग से आएगा, विधिवत आएगा। तो आ जाइए उस गद्दार नेहरू की करतूत पर। जब वो 1946 में जब उसने जब प्रधानमंत्री का पद हथियाया, तो राय बूचर हमारे आज़ाद भारत के पहले स्थल सेना पहले सेनाध्यक्ष थे। वो पहले हमारे सेनाध्यक्ष थे राय बूचर साहब। राय बूचर इस गद्दार नेहरू जो कि प्रधानमंत्री था उसके पास गए कि सर हम अपनी सेना को आधुनिक बनाना चाहते हैं, ये वो योजना है। इस गद्दार नेहरू ने हमारे सेनाध्यक्ष राय बूचर को भगा दिया, यह बोल करके कि हमको सेना को आधुनिकीकरण करने की क्या ज़रूरत है, हम तो शांतिप्रिय देश है। मैंने ये तर्क दिया। और जब तक ये जिंदा रहा 1964 तक, हमारी फ़ौज के लिए, हमारी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। मतलब कि हमारे फ़ौज की काबिलियत को काबिलियत का इसने गला घोंट दिया, इस गद्दार नेहरू ने। तो जब हमारी फ़ौज को कोई साजो सामान नहीं मिलेगा, कोई हथियार नहीं मिलेगा, तो वो हमारी फ़ौज कौन सी काबिलियत दिखाएगी भाई, बताइए ना। तो वही हालत 62 की लड़ाई में आप लोग सुने होंगे कि अमेरिका से बंदूक आती थी, कारतूस आता था, तब जाकर के ये लड़ते थे। हमारे जितने भी सैनिक मरे हैं वो हथियारों के अभाव में मरे हैं, और जो हथियारों का अभाव रहा उसके पीछे यही गद्दार नेहरू था, जो कि एक सुई तक जो है अपनी फ़ौज के लिए एक सुई तक बनने नहीं दिया, और अपनी फ़ौज के लिए एक सुई तक न बने दे करके हमारी फ़ौज की काबिलियत का गला घोटा इसने, उसकी हत्या किया। तब जाकर के 62 में हमारे फ़ौज की भी और हमारे देश को वह जो है दुर्दशा देखनी पड़ी। तो इसके जब ये 62 मतलब है कि नेहरू की गद्दारी, तो ये जो इस तरह का हुआ, कहा जाता है कि 62 भारत नहीं है, 62 का भारत नहीं है, 62 का भारत नहीं है। इसके पीछे वो साजिश है नेहरू की गद्दारी को छिपाना। आज जितने भी चैनल वाले हैं सभी यही है, जी न्यूज़ वाला भी यही समझता है। तो जहाँ ये मानसिकता हो कि इस नेहरू जैसे गद्दारों की गद्दारी को छिपाना है तमाम शब्दावलियों से कि ये 62 का भारत नहीं है, 62 का भारत नहीं है, 62 भारत हमारा भारत वही है, पराक्रमी है, वो हमेशा से रहा है। इस देश के अंदर गद्दारों से कमज़ोर हुआ है। पृथ्वीराज चौहान जो है इस देश के गद्दारों से हारे हैं। नवाब सिराजुद्दौला क्लाइव से इसलिए हारे हैं कि उनके साथ गद्दारी की गई उन्हीं के सेनापति के द्वारा, और तभी से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध जो 1757 का था, उसी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में पड़ी। और उसमें क्या है कि मीर जाफर जो सेनापति था नवाब सिराजुद्दौला का, उसने गद्दारी की। तो हमारे देश में प्रतिभा का, पराक्रम का, शौर्य का कोई कमी नहीं रही गद्दारों के द्वारा। तो जो गद्दारी मीर जाफर ने की थी अपने नवाब के खिलाफ, वही गद्दारी नेहरू ने अपनी फ़ौज के लिए एक सुई नहीं बनने दे करके
अपनी अपनी फौज की प्रतिभा को, अपनी फौज के शौर्य को, पराक्रम को, उसके काबिलियत का गला घोटा इसने, इस गद्दार नेहरू में। तो 62 का भारत, 62 भारत की बात ही नहीं है। भारत चाहे 62 में हो, चाहे 63 में हो, चाहे 1800 में हो, चाहे वही भारत हमारा 1757 का हो, 1857 में भी हम लोगों ने वो पराक्रम वो दिखा दिया था, हिल गई थी पूरी। भारत के पराक्रम की काबिलियत में कभी कोई कमी नहीं रही है। देश के अंदर में कुछ दुश्मन ऐसे हैं, दुख इस बात का है कि उन दुश्मनों ने अपने देश के खिलाफ गद्दारी छुपाने के लिए एक बौद्धिक वर्ग की फौज खड़ी कर रखी है, जो डिक्शनरी से शब्द उठा करके उसके पापों को ढकते भी हैं, उनकी भटेती भी करते हैं, और देश उनकी पूजा करे इसकी भी साजिश वो रचते हैं। ये बार बार जो भारतीय ताकत दल जगाने की कोशिश कर रहा है कि देश के गद्दारों को यह देश पहचाने। अब बहुत हो चुका। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई जो है वो मोहम्मद गोरी से, जयचंद की गद्दारी से। नवाब सिराजुद्दौला की हार और ईस्ट इंडिया कंपनी का न्यू पढ़ना, प्लासी के 1757 के युद्ध में जो उनके साथ गद्दारी हुई, उन्हीं के सेनापति मीर जाफर के द्वारा। तो इतिहास से यदि हमारा देश सीख ले तो हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी वो रही नहीं है। और आज भी इस देश की एकता को तोड़ने के लिए ये तमाम हर वक्त हिंदू मुस्लिम ये समझ जाइए कि जो भी हिंदू मुस्लिम करता है तो दो तरह से नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। एक तो हमारी जो एकता होनी चाहिए, उस एकता उस एकता का गला घोटने के लिए ये साजिश रहती है। अब दोनों ओर से चलता है हिंदू मुस्लिम। चैनल वाले भी करते हैं जितने भी, और इस तरह के प्रवक्ता बुलाते भी हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करे। कट्टरवादी तत्व जो है वो कट्टरवादी तत्व जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की ओर से भी आते हैं। कट्टरवादी तत्व जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी आते हैं। ये सभी देश के दुश्मन हैं। हमारे महापुरुषों ने कितनी व्यवस्थाएं की, हमारे शहीदों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें दी। तो जब जानें दी तो वो हिंदू मुस्लिम का नहीं था, सिर्फ देश और सारे देश के लोग हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन, ये भावना थी। लेकिन जब उन्होंने आज़ादी दिला दी तब फिर ये देश के दुश्मन फिर शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम। तो इनको शिकस्त देने की जरूरत है, और वो ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक इनको मत पेटी पर आप शून्य वोट देकर के इनकी औकात आप नहीं दिखाएंगे, तब तक ये मानने वाले नहीं। और शुरुआत करिए जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी से, वाम दलों से और इस बीजेपी से। तब जाकर के बाकी जब इनको शून्य वोट मिलेगा तो इनकी भी अकल वो ठिकाने आएगी। और बाकी भी जो दल है, जो जातिवाद के आधार पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, इनके भी कान खड़े हो जाएंगे। जो महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, मराठा पावर, मराठा गौरव। और उसी की देखा देखी गुजरात में गुजरात जबकि बहुत सभ्य प्रदेश है, लेकिन वही रोग लग गया गुजरात में। गुजरात गर्वी। उन को शर्म नहीं आती है गुजरात गर्वी। भाई क्या होता है जी? सिर्फ एक ही पर गर्व करना है, भारत पर। तो वहाँ चलता है गुजरात गर्वी। फिर वो महाराष्ट्र में इस तरह के तत्व हैं, वो
मराठा पावर और मराठा गौरव, दक्षिण में तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, कन्नड़ प्राइड, मलयालम प्राइड चलता है, और वो बंगाल में वो बांग्ला स्वाभिमान। ये सब जिसको ये हवा दी जा रही है हमारे देश के लिए, ये बिल्कुल खतरनाक शत्रु हैं। तो कहने का मतलब फिर उसी को समझिए, जो ये हवा खड़ा किया जाता है कि यह 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं, 2020 का भारत है। इसके पीछे वही साजिश गद्दार नेहरू की गद्दारी को छुपाने के लिए। अब गद्दार नेहरू कितना बड़ा गद्दार था इसके खिलाफ, वो यदि उसकी गद्दारी के विषय में लिखा जाए तो रामायण से भी मोटी वो किताब या कुरान से भी मोटी किताब तैयार हो जाएगी, तभी उसके गद्दारी का वर्णन जो है खत्म नहीं। लेकिन उसको पुजवाने के लिए ये आधुनिक भारत का निर्माता है, और इन दोनों गद्दारों ने देश को बांटा है। देखिए, ये चीज़ मैं छोटे स्तर पर भी कभी कभी डिस्कस करता रहा, छोटे माने कि दो लोग मिल गए, 4 लोग मिल गए, एक ही आदमी मिल गए, ये सवाल मैं पूछता रहता हूँ। देश विभाजन बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जो इनकी साजिश का परिणाम है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। तो सत्ता हथियाने के लिए देश को भी बांटा, उसका इल्ज़ाम जो है जिन्हें साहब के माथे में। यह बात यानी 2-4 RSS के लोग भी मिले, जो कि हमेशा जो है उनके दिमाग में यही भरा गया है, उनके RSS संगठन के द्वारा या RSS जो है वो नेतृत्व के द्वारा इसके लिए जो है जिन्हें जिम्मेदार है, उनसे भी जब तमाम सवाल किए गए, पूछे गए, तो उन लोगों ने भी स्वीकार किया, उन RSS के लोगों ने भी स्वीकार किया कि नहीं भाई, देश को बांटा है गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, और इल्ज़ाम मढ़ा है जिन्ना साहब के मत थे। तो तमाम बातें आ रही हैं। वो कल ही एक BBC का देख रहा था, सब कह रहे थे कि इसलिए कि कुछ ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई जिन्ना साहब की। तो वो तमाम भाई उसने ये लिखा, उसने उसका डॉक्यूमेंट वहाँ छुपा था। तो एक जो है सफाई वाला, वो किसकी किताब थी, हाँ, फ्रीडम एट मिडनाइट, जो लिखा है डोमिनिक लेपियर ने, फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर के द्वारा। तो उसकी किताब का वो हवाला दिया जा रहा था। तो उसमें एक वाक़या आया है कि ये तीनों की तीनों गांधी और नेहरू और कौन कर रहे थे, यदि हमको ये पता रहता कि जो है वो जिन्ना साहब जो है कुछ दिन के मेहमान हैं, तो हम उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाते। अरे दुष्ट मोहनदास करमचंद गांधी और ये गद्दार नेहरू, अरे उनका मेडिकल सेक्रेटरी तो लिखा ही था वो कांग्रेस को चिट्ठी कि ये इनको बोन टीबी हुई है, ये कुछ ही वक्त के इनके मेहमान हैं, और ये चिट्ठी जो है तुमको तो साजिश करनी थी, तुमको झूठ बोलना था, लेकिन देश के लोगों को मालूम हो गया था, और देश के लोग चाहते थे कि जिन्ना साहब ही जो है देश के प्रधानमंत्री बने। ये जान लो। और इसके बाद देश को ये भी जानना है कि जब वो मारकाट होने लगी और जो है और सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, तो फिर जब ये नाटक किया गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, ये चिट्ठी लिखा इस नेहरू को कि भाई बड़ी मारकाट हो रही है, बड़ी हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक जो है वो हिंसा हो रही है, ऐसा करो कि तुम प्रधानमंत्री छोड़ दो और जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दो। तो ये भी तथ्य सामने आ रहा है कि इस गद्दार नेहरू ने
जवाब दिया था उसको गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि इस जिन्ना को प्रधानमंत्री, इस जिन्ना को तो मैं अपनी कैबिनेट में चपरासी भी नहीं बनाऊंगा। ये सारे तथ्य हैं। इस सारे तथ्य को इकट्ठा करके फिर से इतिहास लिखने की जरूरत है। इन समूहों ने अपने हिसाब से वो इतिहास लिखवाया जिस इतिहास के द्वारा इन गद्दारों को इन गद्दारों के पापों को छुपाया गया भी, और इनकी जो है महिमा मंडन भी की गई। सारे खुराफातों की जड़ यहीं पर है। हमारे देश के लोग समझें। मानसिकता जो विकसित की गई है, और आज भी देखिए ना, आज भी जब जेएनयू के प्रांगण से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। एक तो कन्हैया कुमार ने खुले रूप में जो है भारत की संप्रभुता को ललकारा, चुनौती दिया, हमला बोला भारत की संप्रभुता, सॉवरेंटी या सार्वभौमिकता। तो उस पर ये गद्दार किस्म का जो है ये मोदी महोदय गद्दारी है। जो देश के गद्दारों को पाला है वो गद्दार है। जरूरत इस बात की थी जब ये लाल किले से बोल रहे थे अभी ये 15 अगस्त से कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को जो दुश्मन की सेना हमारी संप्रभुता पर आक्रमण कर रही थी, हमारे देश की सार्वभौमिकता और अखंडता पर आक्रमण कर रही थी, उसका हमारी सेना ने माकूल जवाब दिया। तो फौज तो माकूल जवाब दे रही है, फौज उसके काबिल भी है। लेकिन मोदी महोदय ये तो बताइए कि देश के अंदर जो है, जो कि आपको देखना था कि देश के अंदर जो हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सॉवरेंटी, हमारे देश की सार्वभौमिकता और एकता और अखंडता को पर हमला जो बोल रहा था, उसको आपने क्या किया? आप में जरा भी देशभक्ति होती, देशभक्ति का कोई भी अंश होता, तो इसको भी जो है हमारी फौज के हवाले करते कन्हैया कुमार गिरोह को। और कन्हैया कुमार गिरोह के भी समर्थन में जो लोग भी आते, गद्दार राहुल आता, उसकी पार्टी जीएनपीसी आती, जीएनपीसी माने कांग्रेस, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको आप सभी लोग उसको माने भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, ये गलत, वो कहना गलत है, उसको जीएनपीसी कहिए। और फिर ये सीपीआईएम का वो सीताराम येचुरी, उसकी पार्टी सीपीआईएम, डी राजा उसकी सीपीआई, सबको जो है सेना के हवाले करना देश राष्ट्रभक्ति का क्या तकाजा था, क्योंकि हमारे देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, देश की अखंडता पर सीधा हमला था। भारतीय जनता दल ने पिछले एपिसोड में पूछा है कि क्या मोदी जी सिर्फ शब्दों से कहते हैं कि वाकई में उनके मन में, उनके दिल में, उनके विचारों में देश की संप्रभुता, अखंडता, सार्वभौमिकता के प्रति सम्मान है कि नहीं है? लेकिन इस घटना ने बता दिया है कि हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता और सार्वभौमिकता के प्रति मोदी जी का जरा भी सम्मान नहीं है। सिर्फ शब्दों से सम्मान होता और वो जज्बा होता तो इसको, ये पूरे कुनबे को सेना के हवाले कर। उन्होंने शपथ जरूर ली है भारत के संविधान की, हम देश की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, इस तरह का शपथ जरूर लिया, लेकिन पालन नहीं वो कर रहे हैं। सेना के उन्होंने हाथ खोल दिया, ये तो ठीक है। जो सेना के हाथ में वो बांध के वो रखे हुए थे ये गद्दार नेहरू और लोग भी, तो बोलते थे कि ये 62 का भारत नहीं, 62 भारत।
अरे भारत वही है, भारत 62 हो, 63 हो, 50 हो, 40 हो, भारत की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है। भारत की प्रतिभा को जो भारत की प्रतिभा का जो गला घोटते हैं गद्दार, देश के दुश्मन, बात उसकी है। तो उन गद्दारों की गद्दारी छिपाने की साजिश है। ये की साजिश के तहत ही ये बोला जाता कि ये 62 का भारत नहीं है। ये कभी नहीं कहते कि गद्दार नेहरू द्वारा हमारी सेना का, हमारी सेना के लिए एक सुई तक न बना करके हमारी और हमारी सेना को पंग करके उसकी काबिलियत का गला घोटा, इसलिए वो ये हालत हुई। वो 62 भारत की बात ही नहीं है। अब तभी हमारे तमाम सैनिक जो है निहत्थे वो मारे गए हथियार के अभाव में। कुछ थोड़ा बहुत जो अमेरिका से बंदूक वगैरह आती थी, कारतूस वगैरह आता था, उसे आता था, तो उससे क्या होता। तो कहने का तात्पर्य ये है फिर वो न्यूज़ 18 में वो 100 बात की बात लेकर आता है ना गद्दार, वो किशोर आजवानी। आज जब भी किशोर आजवानी को देखा जाता है तो ये बात किताब नहीं भूलती है। किसी गद्दार किशोर आजवानी ने कहा था कि यदि किसी ने कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज तो इसमें नाराज होने वाली बात कोई बात ही नहीं है। ये बोला था गद्दार पत्रकार किशोर आजवानी। तो वही फिर जो है या परसों वही जो 100 बात में कह रहा था कि तिब्बत की बात कर रहा था। तिब्बत जो है, जो चीन के अधीन जो दिया गया, वो गद्दार नेहरू की गद्दारी का सबसे घिनौना रूप है। जीता जागता वो मिसाल है, प्रमाण है कि जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उस तिब्बत को, और वो तिब्बत हमारे सामरिक दृष्टि से यानी काफ़ी ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था, उसको इस गद्दार नेहरू ने चीन के हवाले कर दिया। देखिए, ये सारी बातें यूट्यूब के माध्यम से बताई जा रही हैं। इसका लाभ तब होगा कि हमारे भारतीय भाई बहन जो है इसको जनमानस में इसको फैलाएं। तो फिर वो नेहरू की गद्दारी को छिपा रहा था गद्दार पत्रकार किशोर आजवानी। देखिए, हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, काबिलियत की कोई कमी नहीं है। ये चूँकि यहाँ जब मौका नहीं मिलता है हमारे देश में तो बाहर जा कर के हमारी वही प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा का को करके दिखाती हैं, प्रदर्शन करती हैं। ये सबको मालूम है। तो वो 62 के भारत की बात नहीं, 62 में गद्दार नेहरू ने हमारी सेना की सारी प्रतिभाएं छीन करके जो है उसका हाथ बांध करके उसके लिए कोई साजो सामान की व्यवस्था न करके एक सुई तक न बनने दे करके जो है सेना की प्रतिभा का, सेना की काबिलियत का गला घोटा था, हत्या की थी। ये थी असलियत। इस सच्चाई को छुपाने के लिए इस तरह का हुआ खड़ा किया जाता है कि ये 62 का भारत नहीं है, 62 का भारत नहीं है। तो इसी संबंध में तो जो राहुल जो समर्थन किया था कन्हैया कुमार का कि उस देश विरोधी नारा का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसी को करणी सेना राजस्थान की, उसी राहुल की कांग्रेस को समर्थन किया। अब कौन करणी सेना, जो महज एक फिल्म पर पद्मावती पद्मावत फिल्म थी और तब उसको उस पर ये बोलते थे करणी सेना वाले
राजपूतों की सेना है, वो लोग कहते हैं कि हमारी आन बान शान, और बस उसका जो उसका प्रोड्यूसर था फिल्म का, बस उसका नाम चेंज कर दिया, पद्मावत से पद्मावती बना दिया, तो उनकी आन बान शान जो है वो वापस हो गई। और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इसका नारा, इस नारे का समर्थन करने वाले गद्दार राहुल और उस कांग्रेस को जब समर्थन की बात आई तो उसको समर्थन देकर के उस करणी सेना की कौन सी आन बान शान आई? भारतीय जनता दल पूछ रहा है उसे करणी सेना से, जो करणी सेना महज एक फिल्म फिल्म पर जो है अपनी आन बान शान दिखा रही थी, वही इस देश की गद्दार जीएनपीसी को जो समर्थन दिया राजस्थान के चुनाव में और गहलोत की सरकार बनवा दी, तो उसने जो है देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले ये जीएनपीसी को समर्थन देकर के वो करणी सेना कौन सी आन बान शान किस आन बान शान की पूर्ति उसने किया? तो इसी प्रकार तमाम इस तरह के जो लोग हैं, जो लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। केरल में देख लीजिए, केरल कहता है कि हम जो है भारत में सबसे शिक्षित प्रदेश हैं, 100% हमारी लिटरेसी है केरल के लोग। और चुनते किसको है? देश के दुश्मनों को, या तो वाम दलों को या तो जीएनपीसी को। ये देख लीजिए उनका 100% शिक्षा का परिणाम। ये उसका अंजाम है। तो क्या कहिए, पश्चिम बंगाल में ये कम्युनिस्ट वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस को बराबर गाली वो देते रहे। सुभाष चंद्र बोस को, वो भी पश्चिम बंगाल में वामदल, और वहाँ पर बराबर वामदल वो जीती रही। सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे देश में, हमारे आपके दिलों में वो मैंने राजभक्ति के सबसे बड़े वो प्रतिमान है, सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है। उसको ये वामदल बराबर गाली देते रहे, अपमानित करते रहे। और वही पश्चिम बंगाल में मानसिक गुलामी जो है इस कदर थी कि सुभाष चंद्र बोस को गाली देने वाले वाम दल जो है 38 साल तक जो है वो शासन किए हैं। तो तमाम इस तरह से जो है मानसिक गुलामी के तमाम वो प्रमाण हैं। लोग जानते थे कि देश को बंटवाने वाला ये मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू है, तब भी मानसिक गुलामी का ही परिणाम है कि उसी को चुनाव में जितवाया, उसी को जो है वो कोई आधुनिक भारत का निर्माता, फिर जो है वो दूसरा जो है राष्ट्रपिता, अहिंसा का पुजारी, सत्य का पुजारी, तमाम जो है मोदी जी उसको क्या स्वच्छता अभियान के लिए वो उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का वो चश्मा। तो किस तरह से मानसिक रूप से जो है गुलाम बना गया है, हमारे आपके माइंडसेट को, हमारे आपकी मानसिकता को प्रदूषित किया गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन भारतीय आवाम ताकत दल सारी समस्याओं से अवगत है और उसका निराकरण का रास्ता भी जानता है। तो एक रास्ता से जो शुरुआत करिए, इन तीनों को, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी और वाम दलों को, बीजेपी को मतपेटी पर 0 वोट मिले और भारतीय जनता ताकत बहुत जल्द आप दिखना रहा और पूरे देश में इस बात को फैला जाए। इन गद्दारों का माकूल जवाब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन एकता ला करके, भारतीय एकता ला करके एक साथ मिल करके भारतीयता के आधार पर इनको माकूल जवाब मतपेटी पर देंगे।
तब जाकर के ये अपनी औकात में आएंगे या और इनकी अकल ठिकाने आएगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।